हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नया साम्राज्यवाद, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यू इम्पीरियलिज्म। अगर आप बीए 6 सेमेस्टर में हैं, आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़ से कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए ही है। हम इस चैप्टर में क्या क्या समझेंगे, मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ। हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं सबसे पहले डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म, नया साम्राज्यवाद से आपका क्या अभिप्राय है। पहला पॉइंट ये समझेंगे न्यू इम्पीरियलिज्म का डेफिनेशन। इसके बाद हम समझेंगे कि कॉजेस ऑफ द राइज इम्पीरियलिज्म, नया साम्राज्यवादी के उदय होने के क्या क्या कारण थे, ऐसे क्या रीज़न थे जिससे नया साम्राज्यवाद उदय हुआ। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम क्या समझेंगे, इसके क्या क्या लाभ है। जो साम्राज्यवाद है इसके कुछ लाभ भी होते हैं, ये तीसरा पॉइंट समझना है। और चौथा पॉइंट समझेंगे हम इसकी हानियाँ, या इसको कहते हैं अवगुण। साम्राज्यवाद की अवगुण या हानियाँ, ये हो गया आपका 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट ये समझेंगे। और लास्ट आपका आता है इसमें अफ्रीका का बंटवारा। अफ्रीका का बंटवारा भी हम इसमें डिटेल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इस डेफिनेशन से, न्यू इम्पीरियलिज्म का डेफिनेशन। राइट, तो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि एक नया साम्राज्यवाद क्या होता है। जब कोई देश, मान लीजिए ये एक कंट्री है और ये कंट्री बहुत शक्तिशाली है, और ये कंट्री इतनी शक्तिशाली नहीं है, इसमें यहाँ पे जो है विकास इतना नहीं हुआ है, पिछड़ापन है, गरीबी है। तो जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, नया साम्राज्यवाद। जो एक शक्तिशाली देश है दूसरे देश पर, जो पिछड़ा हुआ देश है, इस पे अपना एक नया साम्राज्यवाद बिठा लेती है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी संसाधन है, मान लो कच्चा माल है, तो जो शक्तिशाली देश है अपना अधिकार जमा लेती है और यहाँ के जो भी संसाधन है इसका इस्तेमाल करती है अपने फ़ायदे के लिए। जो शक्तिशाली देश है अपने फ़ायदे के लिए अपने जो दूसरे अन्य देश हैं उनके रिसोर्सेज का यूज़ करती है, और ये देश का जो पिछड़े देश है इसका शोषण करती है एक शक्तिशाली देश। तो जब एक देश दूसरे देश पे अपना अधिकार जमा लेगी तो एक नया साम्राज्यवाद उदय होगा। ठीक है, तो इसे कहा गया है नव साम्राज्यवाद। राइट, तो हमने इसे समझ लिया है। जब एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा लेती है, आर्थिक शोषण करती है, या रिसोर्सेज को यूज़ करती है, संसाधनों को यूज़ करती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नवे साम्राज्यवाद। हम बुक की डेफिनेशन समझ लेते हैं। नव साम्राज्यवाद से हमारा अभिप्राय है शक्तिशाली देशों के उस प्रयास से है जिसके द्वारा वे अन्य देशों की भूमि पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और अधिकृत देश का शोषण किया जाता है, और उसके साधनों का उपयोग अधिकार करने वाले देश अपने हितों के लिए करता है, जैसा कि हमने समझा। ठीक है, तो ये जो नव साम्राज्यवाद है लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि प्राचीन समय से चला आ रहा है, प्राचीन काल से। लेकिन प्राचीन काल में इसका मकसद क्या था, राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति करना। लेकिन अभी जो नए साम्राज्यवाद में इसका क्या मकसद है, आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करना, अपने फ़ायदे के लिए आर्थिक चीज़ों का शोषण करना। फिर हमारे जो कुछ लेखक हैं, मान लीजिए शूमेन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद का अभिप्राय संपूर्ण नैतिक उद्देश्यों के दावों के विपरीत विदेशी शासन की शक्ति या हिंसा द्वारा लोगों पर काबू करना है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। या सार्थ तथा किर्क के अनुसार क्या है साम्राज्यवाद, या डेविड रॉबर्टसन के अनुसार क्या है। तो डेविड रॉबर्टसन के अनुसार क्या है साम्राज्यवाद, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है, ये आपको याद ही करना होगा, सेम टू सेम ऐसा। तो ताकि जो है एग्जामिनर को आपका पॉइंट अच्छा लगे, लिखने देखने में पढ़ने में अच्छा लगे। अब क्या ऐसे क्या कारण है जिससे कि जो एक साम्राज्यवाद है वो राइज होता है, उदय होता है। तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे साम्राज्यवाद उदय होता है। पहला कारण है कच्चे माल की आवश्यकता। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ यूरोप का। मान लीजिए ये यूरोप है, इस देश में जो है उद्योगों की स्थापना हुई, इंडस्ट्री आई। ठीक है, जब यहाँ पे इंडस्ट्री आई तो यहाँ पे किसकी ज़रूरत थी, कच्चे माल की ज़रूरत थी। इंडस्ट्री आई तो कच्चे माल की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कच्चा माल यहाँ पे इतना नहीं था,
तो ये क्या करती थी, जो बाहरी देश है वहाँ से जो है कच्चा माल मंगवाना इनको पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, दूर दूर अपने देशों से दूर दूर जाना स्टार्ट कर दिया कच्चे माल के लिए। और जब यहाँ पे जाते थे ये यूरोपीय देशों के लोग जो है व्यापारियों के रूप में एशिया एशिया गए, ये एशिया है मान लीजिए, अफ्रीका गए। तो यूरोप के लोग कहाँ गए कच्चे माल के लिए, एशिया गए। व्यापार के लिए कहाँ गए, अफ्रीका गए। तो इन्होंने जो है, जो यूरोप लोग हैं, इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या क्या कमजोरी है और देखा कि ये देश जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। तो यूरोपीय देशों ने लाभ उठाया, और कैसे लाभ उठाया, इन्होंने जो है इन देशों पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, नया साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। राइट। तो ये था हमारा कच्चे माल की आवश्यकता। दूसरा क्या है, नई मंडियों की खोज। अब जब उद्योग आया है, उद्योग यानी कि जब इंडस्ट्री आई है, बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, कारखाने आए हैं। तो कारखानों में क्या होगा, जब मशीन आएगी तो ज़्यादा माल तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको ख़रीदने के लिए भी कोई होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर वहीं के लोग ख़रीदेंगे तो फिर जो माल तैयार किया गया उसका दाम जो है कम हो जाएगा, क्योंकि माल बहुत सारा तैयार किया गया है मशीन की मदद से। तो माल को बेचने के लिए जो है दूसरे दूसरे देश में एक देश दूसरे देश में जाने लगे, जिससे क्या हुआ, नई मंडियों की खोज से साम्राज्यवाद का उत्पन्न हुआ। फिर है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी थी। जैसे कि इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो एक पॉपुलेशन बढ़ने के कारण गरीबी आई, और पॉपुलेशन बढ़ता है तो बहुत सारी ना इशू आ जाता है, बहुत सारी समस्या आ जाते हैं, और बेरोज़गार होने लगते हैं लोग। तो जनसंख्या में नियंत्रण पाने के लिए बड़े बड़े जो इंग्लैंड थे, जर्मनी थे, फ्रांस थे, इन्होंने लोगों को जो है, जिन देशों पर इन लोगों ने अधिकार किया था उन देशों में भेजना शुरू कर दिया। तो ये लोग जो है सैनिक पद पर, या इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, या वहाँ पे अपना इंडस्ट्री खोली। तो जब ये लोग दूसरे देश में काम करना स्टार्ट कर देंगे, या इंडस्ट्री अपना खोलना स्टार्ट कर देंगे, तो एक नया साम्राज्यवाद तो उत्पन्न होगा ही होगा, नए साम्राज्यवाद का उदय होगा ऐसे। फिर ईसाई प्रचारक है इसका फोर्थ पॉइंट। तो ईसाई प्रचारक भी जो है साम्राज्यवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कैसे योगदान दिया है, इन्होंने जो है जो पिछड़े देश होते थे वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार किया। वहाँ पे जितने भी अंधविश्वास होते थे ना, अंधविश्वासों को दूर करने का इन्होंने ट्राई किया, और ऐसे लोगों को प्रभावित किया, धर्म में अपने इन्होंने शामिल किया, पैसों का लालच देकर धर्म में शामिल करना शुरू कर दिया दूसरे कंट्री के लोगों को। इससे साम्राज्यवाद का उदय हुआ। फिर सभ्यता में विश्वास। यूरोप लोगों को सभ्यता में विश्वास था। उनको लगता था कि उनकी सभ्यता जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उनके अनुसार जो है विकसित सभ्यता थी। उन्होंने विकसित देशों में जाना स्टार्ट कर दिया। अपना जो भी उनका फेथ था वो सब संस्कृति जो था फैलाना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण एक नया साम्राज्यवाद का उदय हुआ। अब है पूंजी का लगाना। पूंजी यानी कि एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का लगाना। जब आपका इंडस्ट्री आएगा, मान लीजिए जब इंडस्ट्री आया तो बहुत सारे माल तैयार होने लगे। जब इंडस्ट्री आया बहुत बहुत सारे माल तैयार होने लगे। जब बहुत सारे माल तैयार हुए तो बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ। बहुत सारा जब फ़ायदा हुआ तो इन्होंने क्या किया, जो यूरोप के लोग थे, इन्होंने बैंक में जमा नहीं किया उन पैसों को। उन पैसों से उन्होंने जो है दूसरे कंट्री में इंडस्ट्री स्थापित की, इंडस्ट्री लगा दिया। वहाँ से कच्चा माल भी मिलता था उनको, तैयार माल भी बेचना उस इंडस्ट्री से स्टार्ट कर दिया। तो जब एक देश दूसरे देश पर ही सारे काम करती है, पैसे लगाती है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करती है, तो एक नया साम्राज्यवाद भी जनरेट होता है। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है देश का पिछड़ापन। जो एशिया थे और अफ्रीका थे, ये देश पिछड़े देश थे। यहाँ पे कोई भी विकास इतना अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, पिछड़े देश थे। तो इनकी जो भी आर्थिक दशाएं थी या राजनीतिक दशाएं थी वो अच्छी नहीं थी। राजनीतिक एकता का भी अभाव था। यहाँ के लोग क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे।
तो ये कारण भी थे। यूरोपीय देशों का ये लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि यूरोप क्या था, एक शक्तिशाली देश था। तो इसलिए एक शक्तिशाली देश ने अफ्रीका और एशिया के जैसे कंट्री में अपना अधिकार जताना स्टार्ट कर दिया। फिर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, यातायात और संचार का साधन। जो यातायात अगर मतलब कि आने जाने का जो साधन होता है, अगर उसका विकास हो जाता है, संचार जो भी टेली कम्युनिकेशन होता है, लाइक टेलीफोन, रेलगाड़ी, यातायात, जहाज, उस टाइम में पानी में चलने वाले भाप के जहाज होते थे, जब इनका विकास हुआ तो जो साम्राज्यवाद है उनका एक देश से दूसरे देश आना जाना आसान हो गया, रेलगाड़ी से जाने लगे और संपर्क करना, कम्युनिकेट करना भी आसान हो गया, जिसके कारण साम्राज्यवाद का उदय होना स्टार्ट हो गया। ये रीज़न थे। तो कितने रीज़न थे? 8 रीज़न थे, 8। साम्राज्यवाद के उदय के कारण कितने रीज़न थे? 8। 8 हो कि 8 और रीज़न आपको पता ही होना चाहिए। मिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं मिस कर सकते, कर सकते, लेकिन पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उसमें हर एक पॉइंट आपको लिखना मैंडेटरी रहता है कि आप हर एक पॉइंट लिखिए अपने एग्ज़ाम में। अब हम बढ़ते हैं इसके क्या क्या लाभ हुए, साम्राज्यवाद के लाभ। जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री पर अपना अधिकार जमाता है तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं? काफ़ी लाभ होता है, हम देख लेते हैं। साम्राज्यवाद कंट्री को तो लाभ होता ही होता है, लेकिन जिस पर इसने अधिकार किया है उस कंट्री को भी लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। तो हम लाभ देख लेते हैं। पहला लाभ क्या है? राजनीतिक एकीकरण। क्योंकि जो पिछड़े हुए देश है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ की राजनीतिक अच्छी नहीं है। तो जब राजनीतिक अच्छी नहीं है तो जो साम्राज्यवादी देश है वो अपना साम्राज्यवाद स्थापित करते हैं, राजनीतिक नियम कानून बनाते हैं। तो इससे क्या होता है? राजनीतिक एकीकरण। और जो राजनीतिक पद होते हैं वहाँ पर जो है, जो साम्राज्यवाद कंट्री है, जो शक्तिशाली देश है, उन्हीं के लोगों का जो उच्च पद है उन पर अधिकार होता है। और जो उपनिवेशवाद है, जिन पर कब्जा किया गया, जिन पर अधिकार किया गया है, उनका जो है राजनीतिक जो पद होते हैं उनका भी शासन होता है, लेकिन नीचे वर्ग मतलब जो भी निचली जो भी छोटे छोटे जो अलग अलग प्रकार के शासक होते हैं, नीचे जो शासन होते हैं वहाँ पर उपनिवेशवादों का भी शासन होता है। तो ये है हमारा राजनीतिक एकीकरण। फिर है कुशल प्रशासकीय ढांचा। पिछड़े देश में जो है जो प्रशासन होता है वो अच्छा नहीं होता है। अगर अच्छा होता, आर्थिक सुविधाएं अच्छी होती, प्रशासन अच्छा होता, कैसे क्या काम करना है, तो शायद एक देश दूसरे देश पर अधिकार नहीं जमा पाती। लेकिन जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार जमा रही है तो वहाँ पे कुशल एक प्रशासन बनता है, आर्थिक सुविधाएं मिलती है, राजनीतिक सुविधाएं मिलती है, व्यापार होता है। ठीक है। फिर है प्रतिनिधि संस्थाओं का आगमन होना स्टार्ट हो जाता है। उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहते हैं। ठीक है। और इंग्लैंड के अनुसार वो अपने हित के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रतिनिधि का इससे आगमन होता है। तो इसके लाभ है। फिर शिक्षा का प्रसार आपको पता ही है, जब एक शक्तिशाली देश दूसरे पे अधिकार जमा रही है तो वो जो है अपने लोगों को जो भेजती है उनको शिक्षा देना चाहती है, अपनी संस्कृति फैलाना चाहती है। तो जो साम्राज्यवाद है उसने अपने हित के लिए अपनी संस्कृति को फैलाया दूसरे देश में, लेकिन इससे जो है दूसरे देशों को भी शिक्षा मिलना स्टार्ट हो गया, तो उनका भी इससे बेनिफिट हुआ। अगला है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्री। ठीक है। जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार जमाएगी, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगी, वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा और कपड़े, पटसन कारखाने, कोयला, रबड़ की इंडस्ट्री जो है जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा भी करेंगे। तो औद्योगिक विकास भी एक बेनिफिट है साम्राज्यवाद का। फिर यातायात और संचार के साधन का विकास तो होगा ही होगा, आने जाने का रास्ता ईजी हो जाएगा। और संचार के द्वारा टेलीफोन जब विकास होगा तो लोगों से संपर्क करना आसान हो जाएगा। तो ये आपके कितने 6 पॉइंट थे साम्राज्यवाद के लाभ। साम्राज्यवाद के उदय के कारण 8 पॉइंट थे और साम्राज्यवाद के लाभ के कितने पॉइंट थे? 6 पॉइंट थे। अब हम इसके अवगुण और हानियाँ भी पढ़ते हैं। ये जाहिर सी बात है कि जब एक देश दूसरे देश पर अपना शासन करेगा तो कुछ हानियाँ तो होंगी ही। पहली हानियाँ क्या होंगी? हीन की भावना।
इनकी भावना कैसी होंगी? जिस देश पर अधिकार किया गया है उनको ये जताया जाएगा कि वो जो है किसी शक्ति के अधीन है, ठीक है। और उनका अपमान भी किया जाएगा, उनके व्यवहार को ठेस पहुंचाया जाएगा। तो इससे क्या उत्पन्न होगा? इनकी भावना। तो ये साम्राज्यवाद की क्या है? हानियाँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण तो आपको पता है कि जो है कच्चे माल के लिए जो पिछड़ापन देश है वहाँ से कच्चा माल लिया जाएगा, फिर उस कच्चे माल को जो शक्तिशाली देश है अपने देश में भेजेगी, फिर उस तैयार माल करके जो है दूसरे पिछड़े देशों में बेचेगी। तो इससे आर्थिक शोषण होता है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है। गरीबी आ जाती है क्योंकि जो साम्राज्यवाद देश है वो जो इंडस्ट्री उसका सही से इस्टेब्लिश नहीं करते हैं, और जो मशीनी युग आ जाता है, मशीन से सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो इससे गरीबी आ जाती है क्योंकि लोगों को बेरोज़गार नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो है इनमें बढ़ोतरी हो जाती है गरीबी और बेरोज़गारी में। फिर जो स्वदेशी जो इंटरनेशनल इंडस्ट्री है उसको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अंग्रेज ने जो है भारत में एक इंडस्ट्री को नष्ट किया था जो थी मलमल की इंडस्ट्री को अंग्रेज़ों ने जो है भारत में उद्योग को नष्ट कर दिया था। तो ये कर देती है स्वदेशी उद्योगों का पतन, नष्ट। स्वदेशी संस्कृति का पतन पतन मतलब कि जो इंटरनेशनल संस्कृति है उसको भी ये नष्ट कर देती है और अपनी संस्कृति को फैला देती है। फिर निष्कर्ष में ये है कि जो साम्राज्यवाद है राजनीतिक आर्थिक बुराई करती है, शोषण करती है, दूसरे देशों पर अधिकार करती है, और इसके लाभ के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। तो इसका क्या था निष्कर्ष। अब अफ्रीका का बंटवारा, मतलब अफ्रीका का बंटवारा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अफ्रीका को अलग अलग पार्ट को कैसे बांटा गया। तो क्या हुआ था 1871 के बाद तकरीबन जो देश अपने अपने जो देश है उसको आज़ाद करने में लगे हुए थे। तो ये जो कंट्री है अफ्रीका, इसको क्या कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। वहाँ तक दूसरे देश पहुँचने शुरू हो गए थे, ठीक है। फिर इसका बंटवारा किया गया, बंटवारा हुआ अफ्रीका का। काफ़ी देशों ने किया, जैसे इंग्लैंड ने किया, अमेरिका ने किया, फ्रांस ने किया। इन सभी ने अफ्रीका को आपस में बांट लिया था और बस्तीवाद शुरू हुआ। तो इसे कहा जाता है अफ्रीका का बंटवारा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो आप इसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे कारण दिए हुए हैं कि अफ्रीका का जो बंटवारा है इसके क्या क्या कारण थे। पहला था अफ्रीका में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, वहाँ पे कच्चे माल थे, वहाँ पे सोने वगैरह थे, सोने की खानें थी। और अफ्रीका महाद्वीप जो है कमज़ोर देश थे, यूरोप की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती थी, वहाँ की सरकारें बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। वहाँ पे राष्ट्रीय राज्य का उदय भी नहीं हुआ था। औपनिवेशिक साम्राज्य बड़ा होने के कारण यूरोप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, खाद्यान्न की समस्या पैदा होती थी। तो ये कुछ कारण थे जिससे अफ्रीका का लोगों ने अफ्रीका में अधिकार करना स्टार्ट कर दिया था। अब अफ्रीका में उपनिवेश, मतलब कौन कौन से उपनिवेशों ने कौन कौन से पार्ट में अफ्रीका को कब्जा किया, ठीक है। तो पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका, मैं आपको अफ्रीका दिखा देती हूँ। पहले तो ये है आपका अफ्रीका, ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह मध्य। तो पश्चिम और मध्य अफ्रीका को कौन कौन से देश ने आपस में बांटा, ये सारी स्टोरी इसमें देखी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका को कौन कौन सी कंट्री ने आपस में बांटा। उसके बाद है आपका सेकंड नंबर पे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका है आपका पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये दक्षिण पार्ट है, कॉन्टिनेंट जो है इसमें जो जो कंट्री है, दक्षिण की जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, अंगोला। तो इनको जो है कौन कौन सी कंट्री ने आपस में बांटा ये पढ़ना है आपको। और पूर्वी अफ्रीका, पूर्व में कौन कौन से देश आते हैं, ये सारे देश आते हैं पूर्व में, ठीक है। उगांडा, इथोपिया, इटीरिया, सूडान, ये सारी कंट्री को कौन कौन से लोगों ने बांटा आपस में। पूर्व अफ्रीका हो गया आपका, दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब क्या बचता है? उत्तर अफ्रीका, ये आपका टॉप का जो पार्ट है। तुनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। तो इनको कौन कौन सी कंट्री ने आपस में बांटा?
ये आप पढ़ लेना, ठीक ठीक है। और ये इतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है नाम है साम्राज्यवाद होता क्या है, इसके उदय के क्या कारण, इनके लाभ क्या है, इनकी हानियाँ क्या है, इसके प्रभाव क्या, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसका नाम है बर्लिन की कांग्रेस, 1878 कांग्रेस ऑफ बर्लिन। सो थैंक यू सो मच गाइस।